गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है ऑनलाइन क्लासेज में। मैं मेघराम मीना। आज आपके सामने बहुत ही अच्छी क्लास होने वाली है, शानदार जानदार। साथियों, मित्रों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान और संविधान इंडियन पॉलिटिकल पढ़ने वाले हैं आज भारत का मान्यवादी। बहुत अच्छी क्लास होगी, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काम आने वाली क्लास होगी। चाहे आप आरएस तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस कर रहे हैं, चाहे आप रीटी कर रहे हैं, आप जो भी सीटेट है, जो भी एग्ज़ाम है, ऑल एग्ज़ाम जिसमें अगर मान्यवादी टॉपिक है तो उसके लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाली है। आप धैर्य और शांति बनाए रखें। हाँ जी, तो आज पढ़ने वाले मान्यवादी। तो देखिए, सीधा हम हमारे लेक्चर पर आते हैं। सीधा हम तो देखिए, भारत का संविधान का अनुच्छेद 76 है। पहले पढ़ते हैं इसका प्रावधान। क्या पढ़ते हैं? इसका पद का प्रावधान। ठीक है ना, पद का प्रावधान। तो साथियों, मित्रों, मेरे विद्यार्थियों, जो भारत का मान्यवादी होता है, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं, तो ये मान्यवादी है, ये पद है। तो इसका जो प्रावधान है भारत के संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका जो प्रावधान है साथियों, वो अनुच्छेद 76 में किया गया है। किसमें किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 76 में इसे क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है कि भारत में एक मान्यवादी होगा, भारत में एक अटॉर्नी जनरल होगा। ठीक है ना, तो क्या बोल सकते हैं इसको? भारत में अनुच्छेद 76 में इसका पद का उल्लेख किया गया है कि भारत में क्या? भारत में एक मान्यवादी पद का प्रावधान है। पद का प्रावधान है। साथ में पेन बुक, नोटबुक साथ में रखिए, नोट्स आप बनाते रहें ताकि तैयारी आपकी अच्छी होती रहे इस कोरोना काल में ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से। तो आप बिल्कुल याद कर लीजिए, संविधान का आर्टिकल 76 इस बात को उल्लेख करता है कि भारत का एक मान्यवादी पद होगा, इसका उल्लेख किया गया है। और साथ में और क्या उल्लेख किया गया है इसी में? देखिए, हम पढ़ रहे हैं इसका प्रावधान, हम पढ़ रहे हैं इसके पद के बारे में और अनुच्छेद आर्टिकल के बारे में। ठीक है ना, तो ये भारत का प्रथम, साथियों, क्या होता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी क्या होता है साथियों? भारत का प्रथम क्या होता है? ये विधि अधिकारी होता है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। काफ़ी बार प्रतियोगी परीक्षा में सीधा प्रश्न पूछा गया है कि भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। ऑप्शन में थे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, या भारत का मान्यवादी। तो उत्तर क्या होगा? भारत का मान्यवादी होगा। वही भारत का प्रथम क्या होगा? विधि अधिकारी कहलाता है। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लीजिए, पेन कॉपी से लिख लीजिए रजिस्टर में, ये याद कर लीजिए। और क्या है? ये भारत सरकार का क्या होता है? वकील भी होता है। क्या होता है? भारत सरकार का वकील भी होता है। हाँ जी, लिख लो इस बात को साथियों, भारत सरकार का ये वकील भी होता है, वकील भी होता है। ठीक है ना, जो भारत इंडियन गवर्नमेंट होती है उसकी तरफ से जो भारत का मान्यवादी होता है, ये भारत सरकार का वकील होता है। ये परे भी करता है। ठीक है ना, भारत सरकार की परे भी करता है और भारत सरकार का वकील होता है। अगर प्रतियोगी परीक्षा में आप ये क्वेश्चन आ जाए कि भारत का वकील कौन होता है या भारत सरकार का वकील कौन होता है, ऑप्शन आ जाए राष्ट्रपति, ऑप्शन आ जाए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन आ जाए उपराष्ट्रपति और ऑप्शन आ जाए मान्यवादी, तो आप उत्तर क्या कर पाएंगे? मान्यवादी। साथियों, मित्रों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये बहुत ही अच्छा लेक्चर है, ध्यानपूर्वक सुनिए। समझने की बात है, ज़्यादा आप समझ जाएंगे, जीवन भर इस क्लास को नहीं भूलेंगे। बिल्कुल टू द फैक्ट इसमें हम बता रहे हैं आपको, बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। तो इस बात को लिख लीजिए, संविधान के अनुच्छेद 76 में प्रावधान किया गया है, इसकी पृष्ठभूमि है कि भारत में एक मान्यवादी होगा। पहली बात साथियों। दूसरी बात क्या है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होगा? भारत का प्रथम जो विधि अधिकारी होगा वो भारत का मान्यवादी होगा। ठीक है ना साथियों। इसके बाद दूसरा क्या है? भारत सरकार का वकील होता है।
जो भारत सरकार होती है, इंडियन गवर्नमेंट होती है, उसका एडवोकेट होता है, वो भारत का मान्यवादी होगा। ठीक है ना। हाँ जी, इसको आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना, नोट डाउन कर लो उसको यहाँ पे जो। हाँ जी, और ये भारत सरकार को, और लिखिए भारतीय सरकार को विधि संबंधी या संबंधों में सलाह देने का कार्य करता है। सलाह देने का कार्य करता है। और इसका सबसे मुख्य काम बोल सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, कि भारत का मानववादी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है। इस बात को आप बिल्कुल भी याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, इसका एनालाइज कर लीजिए कि जो भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों में जो सलाहकार या सलाह देने का कार्य है, वो भारत का कौन करता है, मानववादी करता है। ठीक है ना। अच्छी क्लास है, शांतिपूर्वक पढ़िए, अच्छे से आप लिखिए, ध्यानपूर्वक आप सुनिए, और इस क्लास को शेयर करते रहिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। बहुत अच्छे विद्यार्थियों का अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, साथियों मित्रों का, सब क्लास अच्छी चल रही है और अच्छे पढ़ रहे हैं, देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। कुछ विद्यार्थी नोट्स बना रहे हैं, कुछ इसको देख भी लेते हैं, कुछ बार बार देख लेते हैं, कुछ शेयर भी कर रहे हैं। तो मैं इसका तहे दिल से आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। ठीक है ना। हाँ जी, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसकी सारी चीज़ पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है ना। तो केवल क्या पढ़ा हमने साथियों, केवल प्रावधान पढ़ा, किसका, पद का, और वो किस में, अनुच्छेद में। अनुच्छेद क्षेत्र में केवल हमने इसके पद का प्रावधान पढ़ा है। ठीक है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। कर लीजिए नोट डाउन जल्दी से। हाँ जी, अभी क्लास बाकी है, आप शांति बनाए रखें और लिखते रहिए। इसकी नोट ले लें इसका, यहाँ पे इसको लिख लीजिए। देखिए, जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है साथी, सबके लिए काम आने वाली क्लास है। चाहे वो रीट का विद्यार्थी है, चाहे वो आरपीएससी का है, यूपीएससी का है, तैयारी कर रहा है, उसके लिए बहुत ही अच्छी क्लास है। और प्रत्येक भारतीय नागरिक को, मैं समझता हूँ मेरी जानकारी में, प्रत्येक भारतीय नागरिक अगर शिक्षित है, चाहे वो एमए का स्टूडेंट है, चाहे बीए का स्टूडेंट है, बीएससी का है, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक, कोई भी अगर स्टूडेंट है, तो ये इसको जनरल के बारे में याद होना चाहिए। हम हमारे देश में रहते हैं, डेमोक्रेसी देश है, लोकतांत्रिक देश है, और इस लोकतंत्र में रहते हुए हमको ये राष्ट्रपति, ये उपराष्ट्रपति, ये प्रधानमंत्री, ये मान्यवादी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तभी सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की परिभाषा या जनता उसका पालन कर सकती, फॉलो कर सकती, समझ सकती है। और सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना तो हो चुकी, लेकिन उसको लागू जनता समझदार, जागरूक होने पर ही उसका सदुपयोग हो सकता है। ये मेरी निजी राय है। हाँ जी, तो क्या पढ़ा आपने, मानववादी का केवल क्या पढ़ा, पृष्ठभूमि, उसका हमने उल्लेख पढ़ा है। ठीक है ना। अब देखिए आगे इसमें पढ़ते हैं हम पद के बारे में। नंबर दूसरा पॉइंट है पद, यानी कि ये पद कहाँ से लिया गया है, दूसरा पॉइंट है इसका। हाँ जी, अब साथियों देखो पद के बारे में पढ़ते हैं। पद या बोल सकते हैं प्रावधान, क्या बोल सकते हैं, पद या प्रावधान। देखिए, हमारे भारत के संविधान में, भारत के मूल संविधान में जो ये मानववादी पद है, इसका प्रावधान या इसका उल्लेख, या इसको कह सकते हैं ब्रिटेन इंग्लैंड से इसको लिया गया है। लिख सकते हैं आप, इसमें लिख लीजिए नोट डाला के। ठीक है ना। भारत के मानववादी का पद ब्रिटेन से लिया गया है या ग्रहण किया गया है। अब आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, और अगर क्वेश्चन आ जाए सीधा कि भारत में मानववादी का पद किस देश से ग्रहण किया गया है, अगर ऑप्शन मिल जाए साथियों, अब ऑप्शन आएंगे आपके सामने, 4 ऑप्शन होंगे, आपसे पूछेगा, राइट आपको बताना है। जैसे ऑप्शन में कहेगा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 2 आ गया मान लीजिए कनाडा, ऑप्शन नंबर 3 आ गया मान लीजिए ब्रिटेन, और ऑप्शन नंबर 4 आ गया फ्रांस। तो उत्तर क्या होगा आपका, ब्रिटेन। भारत में मानववादी का पद साथियों मित्रों
ये आपके ब्रिटेन देश से लिया गया है, भारतीय संविधान में इसको ग्रहण किया गया है। ये भी क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षा में आ चुका है। आप बिल्कुल ही तैयार हैं, प्रिपेयर हैं। और देखिए मेरा या हमारी टीम का ये उद्देश्य है, कोरोना काल में हमारे साथी, हमारे विद्यार्थी, हमारे मित्र सभी घर पर रहें तो उनकी शिक्षा चालू रहे इस ऑनलाइन एजुकेशन से, इस ऑनलाइन स्टूडियो से। तो हमारा ध्येय ये रेगुलर, बिल्कुल रेगुलर हम कंटिन्यू टॉपिक लेकर आ रहे हैं। आप सिर्फ शांति से पढ़ें उनको, उनका एनालाइज करें, उनका अध्ययन करें, नोट्स बनाएं, आप बार बार क्लास देखें और अपने मित्र साथियों को शेयर करते रहें। कुछ उनको सीखने को मिलेगा, अपने जीवन में चार चांद लग जाएंगे। मेहनत करना आपके हाथ में है और फल की इच्छा ना करें, वो ईश्वर परमात्मा के ऊपर छोड़ दें। हाँ जी, तो क्या लगा साथियों, भारत के मानववादी का पद ब्रिटेन से ग्रहण किया गया है, ठीक है ना, पद ग्रहण किया गया है, ठीक है ना, या ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से इसका प्रावधान है, लिया गया, ग्रहण किया, कोई सी लैंग्वेज हो सकती है, आपको कंट्री याद करना, ब्रिटेन देश से लिया गया है, ठीक है ना। अब देखो साथियों, अगला पढ़ते हैं इसमें पॉइंट नंबर तीसरा। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो, यदि आपके कोई सुझाव हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, आपको लगता है आपका भाई या आपके सर या आपके मित्र या साथी, क्योंकि साथियों देखो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब ये तो है नहीं कि एमए की क्लास चल रही है, ये बीए की क्लास चल रही है, क्लास फिक्स है और एक सेक्शन फिक्स है। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, हमारे मित्र की क्लास देखते हैं इसको, हमारे साथी देखते हैं, हमारे रिलेशन में देख सकते हैं, भाई बंदी देख सकते हैं इसको, या हमारे प्रिय विद्यार्थी देख सकते हैं। तो इसलिए मित्र बोल सकते हैं, भाईबंद बोल सकते हैं, साथी बोल सकते हैं, विद्यार्थी बोल सकते हैं, हम सभी देखते हैं इसको। ये ऑनलाइन ही प्लेटफॉर्म है ऐसा साथियों, तो आप इस बात को निश्चित रहें। हाँ जी, तो अब पढ़ते हैं इसके आगे हम। अगला पॉइंट है इसमें कार्यकाल। जी हाँ, क्या इसका कार्यकाल। तो देखो ये जो भारत का मानववादी होता है, ये राष्ट्रपति के, है ना, प्रसाद पर्यंतक रहता है। लिख सकते हैं, लिख लो आप, भारत का मानववादी अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक बना रह सकता है। दो कितनी शानदार बात है ये समझने की। देखो ये पॉलिटिकल, ये संविधान, ये राजव्यवस्था, भारत का लोकतंत्र, ये सारी चीज़ें समझने की ज़्यादा होती है। इनमें मतलब समझने की, एनालाइज करने की ज़्यादा वो होती है। तो आप रटन पिटन न करें, आप समझने का प्रयास करें, जीवन भर आप नहीं भूलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। क्या समझे आप। कार्यकाल हमने क्या पढ़ा, भारत के मानववादी का कार्यकाल। तो साथी मित्रों देखिए, भारत का जो मानववादी होता है अपने पद पर, किस पर, अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंतक बना रहता है। यानी कि राष्ट्रपति कृपा चाहिए, हिंदी भाषा में उसका ब्लेसिंग चाहिए, उसका आशीर्वाद चाहिए, यानी उसकी कृपा से ही वो पद पर बना रह सकता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। लिख लीजिए इसको, नोट डाउन आप कर सकते हैं। हाँ साथियों, लिख लिया आपने। हाँ जी, तो ये हो गया आपका कार्यकाल। अब देखिए तीसरा, इसकी नियुक्ति। अगला पॉइंट है चौथा साथियों, इसकी नियुक्ति। क्या पढ़ने वाले हैं, इसकी नियुक्ति हम पढ़ने वाले हैं। देखिए नियुक्ति पढ़ते हैं, नियुक्ति को अपॉइंटमेंट बोलते हैं। नियुक्ति कैसे होती है, भारत का राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है। कौन करता है, ले सकते हैं, भारत का राष्ट्रपति मान्यवादी की नियुक्ति करता है। क्या करता है, नियुक्ति करता है। जी हाँ, क्योंकि भारत में सबसे बड़ा पद साथियों वो होता है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक मुखिया होता है, भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। तो राष्ट्रपति को नियुक्तियां संबंधी बहुत सारी शक्तियां हैं। तो उनमें एक शक्ति क्या है, भारत का राष्ट्रपति जो भी होगा अपने पद पर, वो भारत के मानववादी की नियुक्ति भी करेगा। भारत का राष्ट्रपति जो भी होगा वो भारत के मानववादी की नियुक्ति भी करेगा। इसका उल्लेख, ठीक है ना, संविधान में है। तो इस
क्या लिखा आपने? नियुक्ति, भारत के राष्ट्रपति मान्यवादी नियुक्ति करेगा, ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर एक त्याग पत्र देना चाहे तो ये त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को ही देगा, नियुक्ति भी करता है और त्याग पत्र भी भारत के राष्ट्रपति को देगा। लिख सकते हैं आप अगला पॉइंट। जी हाँ, क्या लिखा आपने? त्याग पत्र अगर देना चाहे तो ये भारत के राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट को ही अपना त्याग पत्र देगा। साथियों, भारत का मान्यवादी अपना यदि त्याग पत्र देना चाहता है तो त्याग पत्र वह भारत के राष्ट्रपति को ही देगा। जी हाँ, किसको? भारत के राष्ट्रपति को ही त्याग पत्र देगा। कौन? भारत का मान्यवादी। और नियुक्ति, भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो मान्यवादी की नियुक्ति करेगा, ठीक है ना। हाँ जी, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। इस कोरोना काल में यहाँ पर आपका परिवार कुशल मंगल रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मैं प्रकृति, परमात्मा, ईश्वर, गुरु से मैं दुआ करता हूँ आप लोग सब अच्छे रहें, आपका परिवार कुशल मंगल रहे। ये मेरी दुआएं, मेरी आशा है परमात्मा प्रकृति से, आप कुशल मंगल रहे। और जो हमारे साथी है, मित्र, विद्यार्थी जो शिक्षा जुड़े हुए हैं, चाहे वो कंपटीशन विद्यार्थी है, चाहे कॉलेज के हैं, चाहे पढ़ाई पूरी कर ली, वो अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करते रहें, ठीक है ना। और इस क्लास का आनंद लेते रहें ताकि आपके सारे डाउट, आपके टॉपिक क्लियर हो जाएं और इस एजुकेशन का लाभ मिलता रहे। साथियों, अभी क्लास, अभी टॉपिक पूरा नहीं हुआ है, या तो ले लें आप इसका स्क्रीनशॉट या हम बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी इसका पद का प्रावधान हो गया, कार्यकाल हो गया, इसका नीति हो गई, इसका त्याग पत्र हो गया, ठीक है ना। ब्रिटेन से लिया गया है, संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका उल्लेख है, ठीक है ना। और ये भारत सरकार का मित्र भी होता है साथियों, लिख सकते हैं, अल खा देंगे। ये क्या होता है? भारत सरकार का क्या होता है? मित्र। साथियों, भारत सरकार का मित्र होता है कौन? ये भारत का मान्यवादी क्यों प्रथम विधि अधिकारी होता है, भारत सरकार का मित्र होता है, भारत सरकार का वकील भी होता है, ठीक है ना। तो भारत सरकार का मित्र होता है कौन? भारत का मान्यवादी, जिसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। साथियों, उसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हाँ साथियों, अगर आपने लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, आप क्लियर करो। अधिकतर तो मेरा मानना यही है, क्योंकि शिक्षा, मनोविज्ञान, साइकोलॉजी इस बात को कहती है कि आप जितना लिखा हुआ अगर 5 बार पढ़ लो और एक बार लिख लिया, लिखने में कंटेस्ट हो जाता है। हमारे बिंदु, हमारे आंकड़े, तथ्य, एनालाइज सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो आप कुर्सी टेबल पर बैठकर या पेन को भी हाथ में लेकर नोट्स को और लिखेंगे तो आपको अच्छी तरह से क्लास याद हो जाएगी, कोई बिंदु नहीं छूटेगा। और अगर आपकी IQ, बुद्धि लब्धि अच्छी है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, क्लास को देख सकते हैं बार बार, ये एज यू लाइक जैसा आप चाहते हैं। अब देखिए, पढ़ते हैं इसकी योग्यता। साथियों, क्या पढ़ते हैं इसकी? अगला बिंदु है योग्यता, या इसको योग्यता में बोल सकते हैं क्वालिफिकेशन। अब इसकी योग्यता क्या होती है? भारत का जो मानववादी होता है साथियों, मित्रों, इसकी योग्यता क्या होती है? देखो, योग्यता बहुत ही सिंपल, आसान है बिल्कुल। आप अगर इस क्लास को तन से मन से आप देखेंगे, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल क्लास याद हो जाएगी। अब कुछ साथी हैं, कुछ मित्र हैं, कोई वार्स है, कोई लूडो, पता नहीं क्या क्या, तो उनमें आप अच्छा दिमाग लगाते हैं, इस क्लास में लगाएं ताकि आपको याद हो, आपकी तैयारी स्ट्रांग हो, ठीक है ना, आपको पढ़ने का कुछ उद्देश्य मिले आपको। हाँ जी, योग्यता है। तो साथियों, नंबर 1 योग्यता है, ठीक है ना, वह कौन है? जो कौन मानववादी बनने वाला, वह किसी उच्च न्यायालय में, वह किसी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष न्यायाधीश रहा हो। अब साथियों, मित्रों, विद्यार्थियों, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति है उसका कोई रिश्तेदार है उसको बना दे मानववादी, नहीं। मानववादी के लिए पहली शर्त तो ये होगी कि मानववादी 5 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश, जस्टिस रहा हो। ये पहली शर्त और पहला नियम है, ठीक है ना। दूसरी शर्त क्या है इसकी? वह किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक क्या रहा हो? वकील रहा हो। क्या रहा हो? वकील रहा हो। साथियों, नोट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है लाइन, नोट डाउन कर लो इसको हम जल्दी से। हाँ जी, लिख लिया आपने? वह किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक वकील रहा हो, या बोल सकते महाधिवक्ता। क्या बोल सकते हैं?
महाधिवक्ता रहा हो, ठीक है ना, महाधिवक्ता रहा हो, ठीक है ना, वह किसी न्यायालय में 10 वर्ष तक महाधिवक्ता रहा हो। तो ये इसकी दो क्वालिफिकेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि इनकी पूर्ति करता है तो भारत का राष्ट्रपति उसको मानववादी के पद पर नियुक्त कर देता है। वह कानून का ज्ञाता हो, कुछ उस मतलब उसका बैकग्राउंड ठीक हो, उसको नॉलेज हो, एक्सपीरियंस हो, सीनियरिटी हो, वो बातें अलग है, लेकिन ये दो चीज़ें मुख्य हैं। 5 साल तक किसी उच्च न्यायालय में, राज्य के या किसी उच्च न्यायालय में वह न्यायाधीश रहा हो, पहली बात। दूसरी बात, 10 वर्ष तक किसी न्यायालय में महाधिवक्ता रहा हो। यदि इन दोनों शर्तों को वह पूर्ति करता है तो भारत का राष्ट्रपति उसको मान्यवादी पद पर उसकी नियुक्ति कर सकता है साथियों, ठीक है ना। तो ये होगा आपका योग्यताएं, क्वालिफिकेशन, इसको नोट डाउन कर लिए। सीधी सी बात है, 5 वर्ष तक किसी न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, 10 वर्ष तक महाधिवक्ता रहा हो, उसको भारत का राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है किस पद पर, मानववादी के पद पर। इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ताकि हम आगे क्लास कंटिन्यू करते हैं। लिख लीजिए, हाँ साथियों लिख लिया आपने। अब देखिए, अब ये इसकी पद का प्रावधान हो गया, अनुच्छेद हो गया, इसमें कार्यकाल हो गया, इसका त्याग पत्र हो गया, इसकी नियुक्ति हो गई, इसकी योग्यता हो गई। ये 5-7 बिंदु थे, 7-8 बिंदु हमारे सारे हो चुके हैं। अब पढ़ते हैं इसके बारे में। इसकी शक्ति बोल सकते हैं, या इससे कार्य बोल सकते हैं, या विशेष बात बोल सकते हैं, या मुख्य बिंदु बोल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बारे में विशेष पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। देखिए विशेष का मतलब यहाँ मैं बता दिया आपको, शक्ति बोल सकते हैं इसकी, या इसके मुख्य कार्य बोल सकते हैं, या इसके बारे में कुछ बातें बोल सकते हैं, ठीक है ना, भारत के मानववादी के बारे में। तो कुछ बातें हैं, हमको लिख सकते हैं स्टार एस के माध्यम से, नंबर 1, ठीक है ना। क्या लगा, भारत के मानववादी के वेतन भत्ता राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होते हैं। साथियों क्या पढ़ा मित्रों, भारत का जो मानववादी होगा, इसका मिलने वाला वेतन या भत्ता, सैलरी बोल सकते हैं, उसका निर्धारण भारत का राष्ट्रपति ही करता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कंपटीशन की दृष्टि से। देखो आपके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, हमारे साथियों के लिए, हमारे मित्रों के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए, कि उनको कुछ न कुछ मिलता रहे। अब बहुत सारे विद्यार्थी इस क्लास को अच्छे से समझते हैं, रेगुलर देखते हैं, रोज़ देखते हैं, सुबह नहीं, शाम, मॉर्निंग में, जब भी उनको टाइम मिले। कुछ विद्यार्थी ऐसे इग्नोर कर देते हैं। देखो जो इसको देखेगा तो कुछ हासिल होगा, जीवन में आगे बढ़ेगा, सीखने की बातें होंगी, और नहीं देखेगा इग्नोर, तो जीवन उसको इग्नोर कर देगा। तो साथियों देखें, आप जरूर देखें, क्लास का एनालाइज करें, अध्ययन करें, आप नोट्स बनाएं आप, ताकि आपकी तैयारी में 4 चांद लग सके, ठीक है ना। कोई क्वेश्चन है तो हमसे आप पूछें, कमेंट्स बॉक्स में करें, ताकि अगली कक्षा में क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। हाँ जी, तो लिख लिया आपने। मुख्य बातें चल रही है, शक्ति चल रही है, कार्य चल रहे हैं मानववादी के। भारत के मानववादी के वेतन भत्ते राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बात है, इसको नोट कर लीजिए। दूसरी बात, भारत सरकार को विधि सलाह देने का कार्य करता है। देखो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, जो भारत का मान्यवादी होगा, वो भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों में सलाह देने का कार्य करता है। कौन? भारत का मान्यवादी। इनको लिख लीजिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। हाँ जी, और इसे भारत सरकार के समस्त न्याय क्षेत्रों में सुनवाई का अधिकार है। देखिए विद्यार्थियों, साथियों, मित्रों, कितनी अच्छी बात है, बहुत ही काम वाली, रहस्य वाली बात है। जो भारत का मान्यवादी होगा क्या करेगा? इसे भारत सरकार के समस्त न्यायिक क्षेत्रों में सुनवाई का अधिकार है। जितने भी भारत के अंदर 28 स्टेट है, 8 यूटी है, उनके अंदर न्यायिक
कार्य क्षेत्रों में इसको सुनवाई का अधिकार है। किसको? इस भारत के मान्यवादी को। बहुत ही अच्छी शानदार जानदार क्लास है, जीवन में बहुत अच्छी क्लास है, आप ध्यानपूर्वक सुने इसको। इसे भारत सरकार के समस्त न्यायिक क्षेत्रों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। किसको प्राप्त है? तो वो है भारत के मान्यवादी को प्राप्त है। ठीक है ना? हाँ जी। अगला देखिए, दो इसकी शक्ति चल रही है, इसके कार्य चल रहे हैं। हाँ जी। और साथियों देखो, एक इम्पोर्टेंट बात है, अनुच्छेद 88 में, अनुच्छेद 88 में देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 88 में इस बात का साथियों उल्लेख किया गया है कि जो भारत का मान्यवादी होगा संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन किसी बहुमत पर, किसी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के मत में अपना मत का प्रयोग नहीं कर सकता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आरपीएससी यूपीएससी ऑल कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से, ये आंतरिक गूढ़ वाला क्वेश्चन है। क्या लगा? संविधान के अनुच्छेद 88 में संसद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। मुझे गर्व होता है, मुझे क्या, मेरे समस्त 130 करोड़ भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि हम उस देश में रहते हैं जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और वो है भारत का संविधान। संविधान को बनाने वाले, उन पर गर्व होना चाहिए, और मुझे मेरे भारत देश पर गर्व होना चाहिए। बस शर्त है, तो संविधान को चलाने वाले, देश को चलाने वाले सच्चे आदमी होने चाहिए, पढ़े लिखे शिक्षित, जो जाति धर्म से ऊपर और मेरे देश का विकास करे, देश को सदमार्ग पर ले जाए, ऐसे व्यक्ति को जरूरत है। बाकी मेरे देश का संविधान इतना सुंदर, इतना अच्छा है, किसी देश का नहीं है, आपको गर्व होना चाहिए। ठीक है ना? हाँ जी। तो क्या लिखा? संविधान के अनुच्छेद 88 में संसद की बैठकों में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है। किसको अधिकार साथियों? ये भारत के मान्यवादी को। संसद देखो, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, दोबारा देखिए। संसद ये ब्रिटेन से ली गई है, इसका उल्लेख संविधान के 79 में किया गया है। संसद ब्रिटेन से ली गई है। तो संसद के 3 अंग हैं, एग्जाम आ चुका, एक राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। 3 क्या संसद के साथियों? अंग है। और इन अंगों में, या ये संसद की बैठक लोकसभा राज्यसभा में ये मान्यवादी भाग ले सकता है, लेकिन देखिए नोट, आप नोट ले सकते हैं या आप विशेष लिख सकते हैं। क्या? लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार नहीं है साथियों। क्या? मत देने का अधिकार नहीं है। किसको अधिकार नहीं है? भारत के मान्यवादी को, सिर्फ बैठक में उसको अधिकार है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, लिख लीजिए। हाँ साथियों, ठीक है ना? आपने इसको नोट डाउन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, क्या लिखा? संविधान के अनुच्छेद 88 में इस बात को उल्लेख किया गया है कि जो भारत का मान्यवादी होगा वो संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, लेकिन उसको मत देने का अधिकार नहीं है। मत मीन्स किसी अध्यादेश पर, किसी बिल पर, या यूँ कहूँ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में उसको मत देने का अधिकार नहीं है। केवल वो बैठकों में भाग ले सकता है। और भारत के न्यायिक क्षेत्रों में सुनवाई का अधिकार किसको? भारत के मान्यवादी को अधिकार है। जी हाँ। अब देखिए, हमारे विशेष चल रहे हैं, आगे देखिए। अगला बिंदु है, भारत के जो प्रथम मान्यवादी थे एमसी सीतलवाड़। कौन थे? भारत के प्रथम मान्यवादी एमसी सीतलवाड़ थे। कौन थे? एमसी सीतलवाड़ थे। लिख लीजिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए। भारत के प्रथम मान्यवादी एमसी सीतलवाड़ थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी बार पूछा गया है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी रीट की या आरएस की है ना, आईएएस की जितनी भी बड़ी उच्च तैयारी कर रहे हैं, मुझे एक क्वेश्चन बताएंगे, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। अगर आप पे आता नहीं है, पूछ के बताना, गूगल पर सर्च करना, किसी से पूछना, लेकिन कमेंट्स बॉक्स जरूर बताना। भारत के प्रथम निर्वाचन अधिकारी कौन थे? भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? इसको जरूर बताना। काफ़ी भारत की, राजस्थान की काफ़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ चुका है, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी बार आ चुका है।
तो आप इस बात को, आप पे आता नहीं है तो वेलकम है, नहीं आता तो वेलकम है। देखो सीखना पड़ता है, लर्न प्रोसेस। तो आप पूछ के या देख के या सुन के ज़रूर कमेंट्स बताना। क्वेश्चन क्या, दोबारा सुन लीजिए, भारत का प्रथम निर्वाचन अधिकारी कौन था, इसको जरूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में। तो भारत का प्रथम मानवाधिकारी कौन था, MC सीतलवाड़ थे। आगे देखिए, वर्तमान में भारत के मानवाधिकारी के वेणुगोपाल कौन है, वर्तमान में भारत के मानवाधिकारी हैं के वेणुगोपाल। कौन है, के वेणुगोपाल। के वेणु कौन साथियों, गोपाल है, देख लिया, के वेणुगोपाल है। तो साथियों मित्रों, कैसी लगी क्लास, बहुत ही शानदार क्लास थी, बहुत ही जानदार क्लास थी। बिल्कुल ऐसी कोई हमने चीज़ नहीं छोड़ी इसमें, A से Z तक सभी बिंदु, सभी टॉपिक, अनुच्छेद, पद कहाँ से ग्रहण किया है, इसका कार्यकाल, इसकी नियुक्ति, इसका त्यागपत्र, इसकी योग्यताएं, प्रथम कौन है, वर्तमान कौन है, इसकी शक्ति, इसके कार्य क्षेत्र। क्लास शॉर्ट थी, क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन पूरा प्रयास किया गया, तन मन धन से मेहनत किए और आपके सामने ये ऑनलाइन लेक्चर था। साथियों अगर आपको, आपका भाई बोल सकते हैं या सर बोल सकते हैं, मित्र बोल सकते हैं, साथी जो भी जैसी जिन क्लास को देखने वाले हैं, कौन कौन जो भी, अगर आपको लगता है कि मेघराम सर ने मेहनत की है, क्लास पसंद आई है, तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने मित्र, अपने साथी, अपने क्लासमेट्स जो शिक्षा जुड़े हुए हैं, चाहे उनकी शिक्षा पूरी हो गई या कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, उच्च और सीनियर विद्यार्थी, उनको आप इस क्लास को ज़रूर शेयर करना, ये आपका फ़र्ज़ है। और काफ़ी बार कमेंट्स आ रहे थे, मैंने आपको बता दिया। सब्सक्राइब करने के बाद भी बेल आइकन को दबाएं, घंटी वाली को, और उसमें आता ऑल नोटिफिकेशन, उसको भी आप ऑल नोटिफिकेशन कर दें, ताकि सभी क्लास आपका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। जैसे हमारी यहाँ से क्लास लाइव आएगी, अपलोड होगी इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो आपको तुरंत आपको नोटिफिकेशन आपके यूट्यूब पर आ जाएगा। तो साथियों मित्रों, क्लास को देखें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और पढ़ने का आनंद लीजिए। और बिल्कुल ही देखिए, अपने आप को कभी ही नहीं समझ चाहिए, आप सबसे सीनियर हैं, आप उच्च हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, ये रखो कल्पना है जो। ऐसे हताश मत हो, निराश मत हो, ये संसार है, दुनिया है, आपसे आपकी बुराई करने वाले मिलेंगे, आपसे जलने वाले मिलेंगे, लेकिन आप किसी की परवाह नहीं करें। आप अपने लक्ष्य पर, अपने कर्म पर ध्यान दें, ये संसार का नियम है। सकारात्मक सोच रखें, सबका भला करें, किसी का बुरा नहीं करें, और कोरोना काल पर घर पर रहें, अपनी पढ़ाई को यथावत रखें और अपना मूल उद्देश्य शिक्षा का है उसको आप करते रहें। तो नमस्कार साथियों, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। जब तक एक आपके लिए एक मोटिवेशन, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती चमकाऊंगा। जी हाँ, माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती चमकाऊंगा। माँ तू सपना बड़ा देख, तेरे बब्बर और शेर से निकल के दिखाएंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। जब तक लिए धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर।